आरबीआई ने हड़बड़ी में जो आदेश जारी किया है उससे मामूली तौर पर फेक करेंसी, नकली करेंसी के ऊपर अंकुश लगने के सिवा कुछ विशेष हासिल होने वाला नहीं है। इस देश की 5 बड़ी समस्याएं हैं: कालाधन, भ्रष्टाचार, महंगाई, आर्थिक बदहाली और नकली करेंसी, और फिर इसके कारण से नक्सलवाद, आतंकवाद और काला बाजारी, बहुत सी और दूसरी समस्याएं जन्म लेती हैं, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी आदि। लेकिन जो 5 बड़ी समस्याएं हैं, कालाधन, भ्रष्टाचार, महंगाई, नकली करेंसी और आर्थिक बदहाली, इसमें वर्तमान में जो आरबीआई ने कदम उठाया है इससे कोई, मैंने कहा, विशेष असर पड़ने वाला नहीं। यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वास्तविक तौर पर इन 5 समस्याओं का समाधान करना चाहता है तो उसको 3 कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले 2005 तक के ही क्यों, अब तक जितनी भी बड़ी करेंसी छपी है सारी करेंसी विड्रॉल करनी चाहिए, उसको रिकॉल करनी चाहिए, डिमोनेटाइज करनी चाहिए। और करेंसी जब रिकॉल करते हैं तो करेंसी के बदले करेंसी नहीं देनी चाहिए। करेंसी के बदले आपने करेंसी दे दी तो उसको तो आपने भ्रष्टाचार करने का, कालाधन जमा करने का, और क्योंकि जब बड़ी करेंसी आपने वापस बाजार में छोड़ दी तो उससे मिलती जुलती दूसरी भी नकली करेंसी उतारने का, जो है मनी को होल्ड करने का जो एक अधिकार, उसको वैसे का वैसे ही दे दिया। इसलिए अब तक छपी हुई सारी बड़ी करेंसी विड्रॉल करनी चाहिए और करेंसी के बदले करेंसी ना दे करके लोगों को बैंकिंग सिस्टम में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। कहो कि आप बड़ी करेंसी लाओ और आगे अपना सारा ट्रांजैक्शन आप बैंक से करो। बैंक से ट्रांजैक्शन करने में लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि टैक्सेशन बहुत क्रिटिकल है। लोगों को ऐसा लगता है एक बार हम बैंक में चले गए तो फिर वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे, फिर सरकार ढूंढ लेगी कि हमने पैसा जो हमने जमा किया आगे उससे हमने क्या क्या एक्टिविटी की। क्योंकि जो भी बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रेसेबल होते हैं, आप उनकी जांच कर सकते हो। कि पहली बात तो यह है कि पहली बार आप नहीं भी पूछ रहे तो मैं जो है उस चीज को ये मान सकता हूं कि चलो एक बार तो अवसर दो कि मेन धारा में पैसा आ तो जाए। क्योंकि अभी मार्च के अंत तक जो भी पैसा जमा कराएंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप पैसा कहां से लेकर के आए, आप घोटाले करके लेके आए, भ्रष्टाचार करके लेके आए, आपसे सोर्स नहीं पूछा जाएगा। लेकिन चलो ऐसा अवसर भी दे देना चाहिए लोगों को, तो लोग बैंक से ना कतराएं। इसलिए हमने एक प्रस्ताव दिया था कि एक सिंगल बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ, 0.1% से लेकर के एवरेज 1% बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है रिसीविंग के ऊपर, और करेंसी बड़ी हम वापस ले लेते हैं, और चेक एंड वाच का सिस्टम हम एक एस्टेब्लिश कर देते हैं, तो देश में सारी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो अभी तक छपी भी सारी बड़ी करेंसी वापस करें, करेंसी के बदले करेंसी ना दें, बैंक सिस्टम में लोगों को लेकर के जाएं, लोग बैंक से ना घबराएं। इस टैक्सेशन टेररिज्म और इकोनॉमिक एनार्की से देश को बचाने के लिए हमें सिंप्लीफाइड ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन टैक्स, एकल कर व्यवस्था का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए और छोटी करेंसी वापस लेकर के लोगों को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनको आप क्यों बिना मतलब बैंक के चक्कर कटवाते हो? ठीक है, किसी की करेंसी यदि कटी फटी है तो उसको तो चेंज करना एक सामान्य बात। आप कि सारी करेंसी आप वापस लेकर के आइए, तो छोटी करेंसी वापस लेने से कोई मतलब नहीं है। दुर्भाग्य इस देश का यह रहा कि जो हिंदुस्तान को पैसा छापने के लिए
मशीन सप्लाई करती थी, वही कंपनी हिंदुस्तान को भी मशीन दे रही है, वही कंपनी हिंदुस्तान को कागज दे रही है, और वही कंपनी हिंदुस्तान को इंक दे रही है। मशीन, कागज और इंक, स्याही देने वाली सेम कंपनी। ये तो इतनी बड़ी भूल थी भारत के राजनेताओं की, जो क्षम्य नहीं है, अक्षम्य अपराध था एक तरह का। और 2005 तक ये सिस्टम बहुत चला, इसलिए अब ये आरबीआई जागा है। पाकिस्तान जितना अपनी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उसको करेंसी छापनी होती है, उससे 3 गुना ज्यादा पेपर मंगवाता है, अर्थात 2 गुना वो नकली करेंसी छाप करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में उसको झोंक देता है। एक अनुमान के अनुसार करीब 1 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में नकली करेंसी है। और 1 लाख करोड़ जब सर्कुलेशन में आता है तो कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। तो नकली करेंसी के द्वारा देश की 10 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाए, यह तो बहुत खतरनाक होता है। और उसके परिणाम आतंकवाद और देश की अर्थव्यवस्था उससे ध्वस्त हो सकती है। ये छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि भैया छोटी करेंसी में तो नकली करेंसी 99% होती नहीं है। कौन 5, 10, 25, 20, 50 रुपए का नोट छाप करके जोखिम मोल लेगा। मैक्सिमम नकली करेंसी 500, 1000 रुपए के नोट के रूप में होती है। और हमारी अर्थव्यवस्था में भी 94% बड़ी करेंसी ही है। मैं अमाउंट वाइज आपको बताऊं तो 500 रुपए की करेंसी 45% है, आरबीआई के ही ये डेटा है। 1000 रुपए की करेंसी हमारे अर्थव्यवस्था में 37% है, 37%। और 100 रुपए के नोट हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 12% है। माने 500, 1000 के 82%, 100 के जोड़ दिए जाए तो 94% हमारे देश में बड़ी करेंसी ही है। यदि हम 100 रुपए को भी छोटी करेंसी में मान लें तो भी 82% इस देश में बड़ी करेंसी है। उसको वापस लीजिए और लोगों को बैंकिंग सिस्टम में डालिए तो देश में 99% ब्लैक मनी, करप्शन और फेक करेंसी, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक एनार्की, और मैंने कहा आर्थिक बदहाली जैसी जो स्थितियां हैं, अराजकता जैसी स्थितियां बन गई अर्थव्यवस्था में, इससे देश को मुक्ति मिल सकती है। मुझे तो आश्चर्य होता है, लोग कहते हैं हम देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। 67 सालों से इस देश को चलाने का दंभ भरने वाले लोगों ने देश को बेच डाला, एक तरह से देश को बर्बाद, तबाह कर डाला। यदि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक दिशा में चलती तो आज भारत की अर्थव्यवस्था 1000 लाख करोड़ रुपए की होती। 100 लाख करोड़ रुपए हमारा देश के बाहर गया है, जो 10% है। 900 लाख करोड़ रुपए देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में है। मुझे आश्चर्य होता है एक बात से, बीजेपी काले धन के बारे में अर्ध सत्य की बात करती है, उनको पूर्ण सत्य कहना चाहिए। विदेशों में काले धन के बारे में बीजेपी हमेशा प्रश्न उठाती है। देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में जो काला धन जमा है उसको भी समान रूप से बीजेपी को उठाना चाहिए, तो ही वो काले धन के मुद्दे के ऊपर देश के साथ न्याय कर पाएगी। क्योंकि 10% बाहर गया है, 90% यहां है। और वो जो 90% देश की अर्थव्यवस्था में काले धन ने जन्म लिया, उसका बड़ा कारण बड़ी करेंसी है। और फिर वो इन्वेस्ट होता है लीगल माइनिंग में, गोल्ड में, लैंड एंड रियल एस्टेट में, हेल्थ, एजुकेशन में, ड्रग्स में और काला बाजारी में। ये काला धन लगता है, उसका बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो है वो बड़ी करेंसी। तो जो है मुझे लगता है इस दिशा में बीजेपी भी काले धन के मुद्दे को और ज्यादा समग्रता के साथ उठाएगी। और आरबीआई जो है वो उसको
अपने इस आदेश के ऊपर पुनर्विचार ही नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं इसको स्थगित करना चाहिए और समग्रता के साथ प्रस्ताव लाना चाहिए। नहीं तो इस प्रस्ताव से देश को कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय एक परेशानी के। और करना क्या चाह रहे हैं, बड़ा आश्चर्य। इतनी बड़ी संस्था कि आप बस पुराना नोट लेकर के आइए और नया नोट लेकर के जाइए, और वो भी 2005 तक। अरे भैया, उस समय तो 2005 तक तो आपके 3 लाख करोड़ से भी कम की करेंसी थी आपके पास, छोटी करेंसी को निकाल दिया जाए तो। आज तो आपके पास 12 लाख करोड़ रुपए की करेंसी मनी है। आप इस चीज को समग्रता से लागू क्यों नहीं करना चाहते? और सभी राजनीतिक पार्टियों से भी मैं अपेक्षा करूंगा कि वो इस आर्थिक मामले में देश के साथ न्याय करेंगे। वैसे हमने इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी के लिए एक प्रस्ताव दिया है और आर्थिक न्याय के नाम से हमने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। ये पूरा प्रस्ताव आप आर्थिक न्याय.org के ऊपर आप देख सकते हैं। हमने इसमें अर्थव्यवस्था के सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कि कैसे भारत, मैंने कहा 10 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था, करीब 1000 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी को कैसे अचीव कर सकता है, अमेरिका से 1.5 गुना और चीन से 2 गुना ज्यादा आर्थिक दृष्टि से कैसे भारत शक्ति संपन्न बन सकता है। 67 सालों में जो हमने गलतियां की, आखिर उनके ऊपर हम अंकुश लगाएं और देश को आगे बढ़ाने के लिए 5-10 साल कोशिश करें तो हम चीन और अमेरिका से आगे जा सकते हैं। ये आज के इस संदर्भ में मैंने बात की। आपका कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मैंने इस संदर्भ में बात ही नहीं की है। उन लोगों ने इस दिशा में काम शुरू किया है। आदरणीय गडकरी जी, श्री राजनाथ जी, श्री जेटली जी, आदरणीय मोदी जी से लेकर के तमाम लोग, यह जो हमारे 3 प्रस्ताव हैं इस संदर्भ में जो मैंने अभी आपके बीच में रखे, इनके ऊपर वो विचार कर रहे हैं। लेकिन जब बात उठती है उस समय विदेशों में जमा काले धन के ऊपर ही केवल बात ज्यादातर होती है। तो इसलिए मैंने कहा काले धन के बारे में अर्ध सत्य देश के सामने ना आए, वह आर्थिक रूप से न्याय नहीं हो पाएगा। पूर्ण सत्य देश के सामने आए, इस बात को मैंने व्यापक तौर पर कहा है। मुझे लगता है कि इस दिशा में सारी राजनीतिक पार्टियां इस देश को आर्थिक न्याय दिलाने के बारे में सोचेंगे। आदरणीय मनमोहन सिंह जी से करीब 4 साल पहले जब मैं मिला था, तब भी मैंने बड़ी करेंसी वाला मुद्दा उठाया था उनके बीच में, और उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ मुझसे कहा, बाबा जी मैं स्वयं भी चाहता हूं ये बड़ी करेंसी हमको डिमोनेटाइज करनी चाहिए और बैंकिंग सिस्टम में देश के लोगों को हमको लाना चाहिए। लेकिन कह करके वो मौन हो गए। इससे पता लगता है कि वो भी देश के साथ में आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय नहीं कर पा रहे, जानते हुए भी मौन साध लेते हैं। लगता है उनकी मजबूरी होगी, लेकिन आंतरिक रूप से वो स्वीकार करते हैं कि जो बड़े नोटों के बारे में जो हमने आपके बीच में अभी प्रस्ताव रखा है, उससे आदरणीय मनमोहन सिंह जी सहमत है। बीजेपी पूरी तरह से उसके ऊपर विचार कर रही है, मंथन कर रही है और तैयार है। जिस दिन वो तैयार नहीं होगी, मुझे लगता है वह उस दिन हम अपनी अगली बात कहेंगे। लेकिन वो अरे चुनाव से पहले ही सब काम होना है। भाषण देने में कितनी देर लगती है? शामिल कर लेंगे? नहीं, कोई नया प्रस्ताव शामिल करने में कितनी देर लगती है? एक वाक्य बोलना पड़ता है। जब नहीं मानने की बात करेंगे उस दिन हम अपना भी क्या कदम होगा उसको सामने रखेंगे। अरे भैया, अब ये तो ऐसी बात हो गई, बोले पहली बात तो यह है कि अभी पेट में ही बच्चा है, लड़का होगा तो, लड़की होगी तो, और कुछ नहीं हुआ तो। ऐसे थोड़ी होता है। कोई चीज सामने होती है उसी के बाद उसका उत्तर दिया जाता है। लेकिन यह स्पष्ट है, अभी 2 दिनों से जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें देश एक बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं ऐसा मानता हूं केवल राजनीतिक परिवर्तन से ही बात नहीं बनेगी। सबसे
बड़ा परिवर्तन आर्थिक दृष्टि से देश में होना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था देश का केंद्र होती है और अर्थव्यवस्था में बिना परिवर्तन हुए यह अनर्थ दूर नहीं हो सकता। तो इसमें जो परिवर्तन की दिशा थी उसमें एक बड़ा परिवर्तन की तरफ आप पार्टी बढ़ रही थी, लेकिन जो पिछले 3-4 दिनों में उन्होंने किया उससे उनका ग्राफ इतना डाउन आ गया, शायद जो सर्वे में दिखाया जा रहा है कहीं उससे भी और डाउन ना चले जाए, क्योंकि वो सर्वे 15 जनवरी से पहले का था और 15 जनवरी के बाद जो कुछ हुआ उससे उनकी बहुत फजीयत हुई है। लगता है बड़ी मेहनत करके उन्होंने काम खड़ा किया है और उसको ऐसे ही जो है बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। कहा कि राखी सावंत इससे बड़ी खुश हो गई है कि मुझे तो कम से कम अच्छा कहा उनसे। मुझे लगता है ये इस तरह की उपाधियां, उपमाएं तब दी जाती है जब कहीं ना कहीं कोई बड़ी गलती किसी से हो जाती है। यदि आदरणीय केजरीवाल जी ये बड़ी गलती ना करते, अरे उनको पुलिस वालों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना ही था तो अपने कार्यकर्ताओं को बैठा देते। इतने कार्यकर्ता तो उनके पास में हैं, 200-250 उनके पास में आए तो 50 तो मिल जाते उनको प्रदर्शन करने के लिए, तो उन्हीं से करवा लेते। अपने आप जा करके उन्होंने जो फजीहत करवाई है अपने, उससे उनका जो एक मोमेंटम बना हुआ था वो बहुत डाउन हुआ है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, आदरणीय केजरीवाल जी 14 नवंबर 2010 को जब पहली बार हमारे साथ में सार्वजनिक तौर पर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मंच पर आए थे हम, और उन्होंने ऐलान किया था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ेंगे, तो वो शीला दीक्षित के खिलाफ 300 पेज से ज्यादा की रिपोर्ट लेकर के आए थे। अब वो प्रूफ मांग रहे हैं। जब कांग्रेस के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो कहते हैं उनका तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए। इनके कितने स्टिंग ऑपरेशन हुए, अभी जो भी मामला हुआ युगांडा की महिलाओं को लेकर के, तो अपने खिलाफ जब भी कोई बात आती है तो कहते हैं हम जांच करेंगे, और जांच खुद ही कर लेते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो दूसरों के खिलाफ ये भ्रष्टाचार का जब भी कोई मामला आता है तो तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं, और अपने खिलाफ जब मामला आता है तो खुद ही जज बन करके और निर्णय दे देते हैं कि नहीं ये निर्दोष है। मुझे लगता है इससे इनकी विश्वसनीयता कम होगी। 1-2 लोगों की इनको बलि भी देनी पड़े तो साहस दिखाना चाहिए, और राजनीतिक पार्टियों के बीच में एक अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए कि जब तक यह आरोप जो है वो झूठे साबित नहीं हो जाते हम अपने पद से इस्तीफा देते हैं। तो नई पहल करने के लिए थोड़ा साहस दिखाना चाहिए, जिसकी कमी दिख रही है। बल्कि जब भी कोई आरोप लगा है स्टिंग ऑपरेशन से लेकर के और अभी इनके कानून मंत्री के ऊपर गैर कानूनी काम करने तक का, तो उसमें ये क्लीन चिट ऊपर से और दे देते, इससे भी इनकी छवि धूमिल हो रही है। दरअसल कांग्रेस कंफ्यूज्ड है, वो कभी आम आदमी को फॉलो करती है और होड़ इस बात की लगी हुई है कि आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस आम आदमी की पार्टी है, और वो केजरीवाल जी के एजेंडे को फॉलो करते हैं, दरबार लगाते हैं अपने मैनिफेस्टो बनाने के लिए। और अब क्योंकि नरेंद्र मोदी तो एक बड़े आइकॉन बनकर के उभरे हैं राजनीति में, तो उनका अनुसरण करना तो लाजमी उनके लिए जरूरी है ही। वैसे जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है, अब कहां करीब 50% लोग प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, और राहुल बाबा तो उसमें 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अकेला इसलिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है, हो सकता है कुछ दिनों में राहुल गांधी कांग्रेस में अकेले ही रह जाए, सारी कांग्रेस पार्टी टूट करके बिखर जाए, इसलिए उनको अकेले ही दिखा रहे हैं कि अब इनके साथ कोई नहीं रहेगा। कुछ इनके इर्द गिर्द थोड़े से लोग बने रहेंगे, बाकी जो ताकतवर लोग हैं वो कांग्रेस के डूबते हुए जहाज से छलक करके कहीं तैर करके जो
राजनीति में जिनका सिक्का चल रहा है उनके जहाज में सवार ना हो जाएं। मैंने पहले भी इस बात को कहा था, आज से 6 महीने पहले यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि 100 से कम सीटों पर कांग्रेस सिमट जाएगी। तब लोगों ने कहा बाबा तो ज्योतिषी हो गए। अब वो मेरी बात आप लोगों को सच दिख रही है। अब मैं और कह रहा हूं, इस बार के चुनाव में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों हारने वाले हैं। और जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हारने वाला होता है, उस पार्टी के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। पार्टी हमेशा जीतने वालों के साथ खड़ी होती है। तो जिस पार्टी का नेतृत्व पार्टी को जीत नहीं दिला सकता, वो पार्टी एक दिन टूटेगी। और 2014 के चुनाव के बाद कांग्रेस निश्चित रूप से खंडित होगी। वैसे भी ये राजनीति का, मैंने कहा, डूबता हुआ जहाज है। और जो भी इस यूपीए के गठबंधन में जितने दिन रहेंगे, मैंने पहले कहा था कि भैया वक्त से निकल जाओ इस जहाज से, नहीं तो ये तो डूबेंगे, तुमको भी लेके डूबेंगे। इसलिए शरद पवार जी को जो नुकसान हो रहा है उनको संभल जाना चाहिए। यदि मुलायम सिंह जी को नुकसान हो रहा है, अरे आप समर्थन दे रहे हैं, चाहे अंदर से दे रहे हैं या बाहर से दे रहे हैं, तो लोग आपको उन्हीं के साथ गिनेंगे ना। तो कांग्रेस का समर्थन देने वालों को और कांग्रेस का समर्थन लेने वाले आम आदमी पार्टी जैसों को लोग कांग्रेस की श्रेणी में ही रख रहे हैं। इससे जो बचना चाहते हैं उनको कांग्रेस का समर्थन देने और लेने से बाज आना चाहिए, नहीं तो देश की जनता उनका भी बहिष्कार कर देगी। देखो, उनको हराएगा कौन ये तो वक्त बताएगा। राजनीति में आक्रामक भाषा कई बार जरूर होती है, लेकिन उस आक्रामकता में भी फूहड़ता नहीं होनी चाहिए। एक तरफा इलेक्शन हो रहा है, समस्या यह है। और उसमें नहीं, वो तो संवैधानिक अनिवार्यता है। और अभी हम पूरे देश भर में 23 मार्च के योग महोत्सव के लिए, जिसमें करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ योग करेंगे। अभी आम आदमी पार्टी में तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें बहुत भयंकर बखेड़ा हुआ। वो डी कंपनी भी उनका मेंबर बन गई। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी भी आपके मेंबर बन गए। अटल जी दाऊद, वो भी उनका मेंबर बन गया। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी नई परंपराएं डाल रही है, ये कुछ समझ में नहीं आता अभी। लेकिन हम 23 मार्च को जो योग महोत्सव कर रहे हैं, 10 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और ये देश की आध्यात्मिक ताकत होगी। और इस योग महोत्सव के बाद देश एक आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ साथ एक समग्र परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगा, उसकी भी नींव डाली जाएगी। तो 23 मार्च को योग महोत्सव, और उसके बाद तो 2014 के धर्म युद्ध की तैयारी के लिए हमने भी कमर कसी हुई है। हर एक प्रांत में हम जा रहे हैं। ये बीच में 1-2 दिन अभी दिल्ली आना हुआ था, फिर अभी हमारे पूरा देश का